पर कुछ अलग तरीके से मैं आपके लिए कुछ सवाल भी लिख कर लाया हूँ और हम रैपिड फायर करने वाले हैं। शुरुआत में ही हम ऐसा करने वाले हैं। अच्छा, मॉक टेस्ट को लेकर आपका क्या कहना है? बेस्ट फ्रेंड या बिगेस्ट स्ट्रेस? Sir, pre was best friend and main smoke test was stress. इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे बात करेंगे। अच्छा, एक टॉपिक जो क्वांट में बार बार गलत होता था। Average and probability. अच्छा, आप पढ़ाई कैसे करते हो? रात को करते हो कि दिन में करते हो? सर दोनों, मतलब सुबह उठ के जल्दी भी और रात तक लेट भी, जब मेंस होता। अच्छा, एक ऐसा सब्जेक्ट जो लास्ट मोमेंट तक आपको लगा कि ये तो स्ट्रांग नहीं। सर जी, अच्छा, जीए में कौन सा पोर्शन, स्टैटिक या करंट अफेयर्स? करंट। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने एसबीआई पीओ क्रैक किया, तो ये आप जब पेपर दे रहे थे तो कॉन्फिडेंस था या कंफ्यूजन थी? कॉन्फिडेंस था। एक हैबिट जो आपने एग्जाम के टाइम पे कंप्लीटली छोड़ दी थी? सर इंजॉय, मतलब फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, वो छोड़ दिया था। और इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम चलाया ही नहीं पहले। एक मिस्टेक जो एस्पिरेंट्स को बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए? सर सेल्फ डाउट। बैंक एग्जाम्स इन वन वर्ड? कंसिस्टेंसी। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आज का ये एपिसोड उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी मेहनत पर विश्वास रखें, वो सब बच्चे जो जानते हैं कि किस्मत से बड़ी कंसिस्टेंसी होती है। आज हमारे साथ हैं नेहा। इस बच्ची ने एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ दोनों एग्जामिनेशंस क्रैक किए हैं। ये दोनों एग्जामिनेशंस जो पूरे साल होने वाले बैंक एग्जामिनेशंस में सबसे डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशन होते हैं। तो आज हम नेहा से मिलने वाले हैं और उसकी इस जर्नी से समझने वाले हैं कि कैसे तैयारी की गई, क्या चैलेंजेस आए, और आपको पूरी कोशिश करनी है कि नेहा की बातचीत से बहुत सारी चीज़ें सीखें और अपनी तैयारी को और बेटर बनाएं। तो आज हमारे साथ हैं नेहा। तो नेहा, सबसे पहला सवाल आपसे मैं सीधा शुरू करना चाहता हूँ कि जब रिज़ल्ट आपने ओपन किया, आपका नाम आपने लिखा देखा, एसबीआई का रिज़ल्ट आया, आपने अपना रोल नंबर सर्च किया, आईबीपीएस का रिज़ल्ट आया, तो बिल्कुल मैं वो स्थिति जानना चाहूँगा, वो क्या रिएक्शन था उस समय, क्या घर का माहौल था और आपका क्या कहना था? सर आई थिंक इट वाज द बेस्ट मोमेंट। मतलब उस टाइम लगा कि जो सारी मेहनत थी वो सब कुछ मतलब वर्थ इट था उस टाइम पे। और जैसे वो रोल नंबर देखा, मेरे से तो देखा नहीं गया, मैंने अपने भाई को कहा था कि तू चेक करके बता क्या है, तो उसने जब बताया उसके बाद भी मैंने 10-15 बार वो रोल नंबर अपना मैच किया उससे, क्योंकि वो विश्वास नहीं हो रहा था उस मोमेंट पे। और मतलब बहुत टाइम लगा, ऐसे लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, बट फिर वो लगा कि मतलब सब बहुत अच्छा हो गया उस टाइम पे। बहुत बढ़िया। वो जो एग्जैक्ट मोमेंट था, पेरेंट्स आपके साथ थे, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था उस? सर पेरेंट्स बाद में आए थे, 5-6 मिनट तक मैं अकेली थी घर पे, और मतलब मम्मी पापा को इतना खुश मैंने कभी नहीं देखा था। और मतलब मम्मी तो फिर भी बहुत मतलब छोटी छोटी बात पे खुश हो जाती है, बट पापा को मतलब खुश करना, प्राउड करना बहुत बड़ी बात होती है। और उस दिन पापा सबसे ज़्यादा खुश थे, वो हंस रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। तो बेस्ट मोमेंट था सर वो लाइफ का। बहुत अच्छे। हम पेरेंट्स की खुशी के लिए ये सब कर रहे हैं और मेहनत करते हैं। पेरेंट्स हमारे लिए कितना कुछ करते हैं और जब हमें मौका मिलता है पेरेंट्स को इतनी बड़ी खुशी देने का, वो मोमेंट कोई और मोमेंट मैच नहीं कर सकती उसको। इस बेसिकली पहले मैं आपसे आपकी जर्नी समझता हूँ कि कब तैयारी शुरू हुई थी और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे। मुझे जानना है कि प्रिपरेशन का टाइम कितना लगा, क्योंकि जो ज़्यादातर बच्चे ये सेशन देख रहे हैं इस समय, वो ऐसे बच्चे होते हैं। अक्सर दो तरह से कैटेगरी होती है। एक वो बच्चे जो बिगनर्स हैं, समझना चाह रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप जो भी बात करें उनको ध्यान में रखते हुए करें ताकि उनको गाइड मिले। आप उनके एक ऐसे फ्रेंड की तरह बात कर सकते हैं, एक बड़ी सिस्टर की तरह बात कर सकते हैं, ताकि उनको समझ आए कि तैयारी में आगे कैसे बढ़ना है। दूसरा, काफ़ी सारे ऐसे बच्चे भी ये सेशन देखने वाले हैं जिन्होंने तैयारी की, बहुत पास से सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो समझना चाह रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ जो आपने की और उन्होंने मिस कर दी। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। सर मेरी जर्नी जनवरी 2024 में स्टार्ट हुई थी। मैंने मैथ्स ज़ीरो से स्पेसिफिकली स्टार्ट की थी। और उस जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए। मतलब बहुत ऐसा टाइम होता था जब पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता था, और ऐसा टाइम भी होता था जब मन नहीं करता था। तो आई थिंक वो दोनों टाइम में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब मन ना करे और जब टाइम ना हो, तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत टाइम निकाल के अपने जो टाइम टेबल है उसको पूरा करने की कोशिश करना। और जैसे हम मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करते तो उस टाइम मार्क्स नहीं आते। मेरे भी शुरू में 20-30 ऐसे मार्क्स आते थे प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट में। तो उस टाइम वो कंसिस्टेंसी बनाए रखना कि मार्क्स नहीं आ रहे तो भी हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, और मॉक टेस्ट को देने के बाद एनालाइज करना कि कहाँ पे मार्क्स कट रहे हैं, कहाँ पे हम अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उन चीज़ों का ध्यान रखना। और मतलब एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब हमें लगने लग जाएगा कि अब तैयारी अच्छी हो रही है, बट वो टाइम मतलब बहुत आसानी से नहीं आता, बीच में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो ऐसा लगता है कि अब छोड़ देना चाहिए या फिर अब नहीं हो रहा है, बट जब हम वो कंसिस्टेंटली करते रहते हैं तो वो अपने आप हो जाता है सर। ठीक है। अब आपने जैसे मुझे डिस्कस किया था तो आपने बताया था कि जब आप आईबीपीएस क्वालिफाई नहीं कर पाए थे लास्ट ईयर, तो आप काफ़ी परेशान हुए थे। वो 1 से 2 महीने आपके लिए काफ़ी मुश्किल थे। तो मैं पहले वो समझना चाहूँगा कि वो क्या स्टेट ऑफ माइंड था जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो लगातार
एक साल दे चुके होते हो अपना, और उसके बाद अब अगर आप एक मेहनत करते हो, आपने आई थिंक प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई किए थे उसमें, तो जब आप इतनी पास आके रह जाते हो, क्या माइंडसेट होता है पहले मैं वो समझना चाहूँगा, और आप उससे कैसे बाहर निकले? तो सर जैसे प्री और मेंस क्वालिफाई हो गए थे, बट जब उसके बाद सिलेक्शन नहीं होता तो आई थिंक वो सबसे वर्स्ट पार्ट होता है कि एक बार तो होता है कि प्री ना क्वालिफाई हो, मेंस ना हो, बट जब फाइनल सिलेक्शन ना हो तो उस टाइम बहुत ज़्यादा दुख होता है और खुद पे डाउट भी आ जाता है कि इतना करने के बाद कहाँ पे कमी रहेगी। तो जब मेरा रिजल्ट आया था तो उस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल मोमेंट था वो, और उससे निकलने के लिए बहुत टाइम लग गया था मुझे। मैं दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर पाई थी। 1-2 महीने मुझे लग गए थे कि दोबारा मैं स्टार्ट करूँ, ये भी नहीं समझ आ रहा था अब कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ पे क्या कमी रह गई है। बट आई थिंक टाइम हील्स एवरीथिंग, कि जब वो धीरे धीरे टाइम जाता रहा, फिर मतलब जब दोबारा एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन आई तो उससे थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिली कि अब दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस बारे में इसलिए ज़्यादा बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि फेलियर के बारे में कम बातचीत होती है, होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, सबके साथ होता है, और लगभग हर बच्चा जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करता है वो इस माइंडसेट के थ्रू गुजरता है। तो आज मैं चाहता भी हूँ कि इस उस स्टेट के बारे में ज़्यादा बात की जाए, और उससे बच्चे कैसे, आप कैसे उभरे या बच्चों को कैसे उभरना चाहिए उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। जैसे कि नेहा ने बताया भी कि जैसे नई नोटिफिकेशन आई तो दोबारा से एक फ्रेश स्टार्ट की हमने कोशिश की, और फिर धीरे धीरे चीज़ें ठीक होती। इसको आप इस तरह से समझो कि बैंक एग्जामिनेशंस में वैकेंसीज कितनी है, आपके सामने लगभग 40 से 50 हज़ार वैकेंसीज हर साल आती हैं, और उसके बाद जो बच्चे अप्लाई करते हैं वो लगभग इससे 10-12 गुना हो। पर ये इतना बड़ा नंबर देखकर ज़्यादातर बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, और जब उन्हें दोबारा फ्रेश स्टार्ट करनी होती है तो वो परेशान होते हैं। इस नंबर को मैं थोड़ा ठीक करना चाहूँगा। 5 से 6 लाख बच्चों में से जो पेपर दे रहे होते हैं उसमें से लगभग आधे बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं और सिर्फ नोटिफिकेशन के बारे में सुनकर एग्जाम देने लगे, और उसके बाद जो बाकी बचे हुए आधे बच्चे होते हैं उसमें भी काफ़ी सारे बच्चों को कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम्स होती हैं। काफ़ी सारे बच्चे शुरुआत तो अच्छी करते हैं बट आगे तक नहीं बढ़ पाते। जैसा कि नेहा ने बताया कि जब मॉक टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे होते उस समय पे चलते रहना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो आपको जब लगे ना कि आप यहाँ पे फेल हो गए हो तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि अभी आप उन 50% बच्चों में हो जो कंसिस्टेंट नहीं रह पाए थे, कहीं ना कहीं कमी छोड़ी थी और आप नहीं कर पाए। आपको बस अपने ही पूरे के पूरे स्ट्रेटेजी को रिवाइज करना होता है और लगे रहना होता है। एक बार बस आपको वो लाइन क्रॉस करनी है। अगर आपने वो लाइन क्रॉस कर ली, जब आपके एग्जामिनेशन क्वालिफाई होने लगे और उसके बाद आपके बैक टू बैक एग्जाम क्वालिफाई होंगे, पहली बात तो एक्सेप्ट करो उस सिचुएशन को। फेल हुए हैं, इसको पहले तो एक न्यू नॉर्मल की तरह एक्सेप्ट करो कि एक पेपर ना निकलना, 2 पेपर ना निकलना, शायद नेहा को उस समय कोई गाइड करने वाला नहीं था। इस बारे में अक्सर बात होती है और मैं और ज़्यादा करना चाहूँगा कि जब आपका कोई पेपर क्वालिफाई नहीं होता, इसको आप एक नॉर्मल सिचुएशन की तरह ट्रीट करें, खासकर बैंक एग्जामिनेशन। उसके बाद आप अगले पेपर की तैयारी शुरू करें, अपनी स्ट्रेटेजी रिवाइज करें, रिवीजन करें। धीरे धीरे आप कोड क्रैक करने लग जाते हैं। आप नेहा से भी ये चीज़ कंफर्म कर सकते हैं, आप और सिलेक्टेड बच्चों से भी ये कंफर्म कर सकते हैं कि जब पेपर निकलना शुरू होते हैं उसके बाद लगभग सारे पेपर डुएबल लगते हैं और लगातार सारे पेपर निकलने लग जाते हैं। ठीक है, अभी हम इसी डिस्कशन को आगे मूव करते हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम टीचर्स आपके साथ हैं, और ऐसी सिचुएशन को और ज़्यादा नाजुक तरीके से डील करना चाहिए, और अपने आप को टाइम दो 1 से 2 दिन, और फिर एक बहुत ही तगड़ी एनर्जी के साथ कम बैक करने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, आप थोड़ा सब्जेक्ट वाइज बात करना शुरू करते हैं। मेरा सब्जेक्ट है क्वांट से स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो आपका क्वांट के साथ कैसा रिश्ता था, क्या रिलेशनशिप था, और आपने इसको कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया? सर मेरे फादर मैथ्स टीचर हैं, तो शुरू से ही मुझे मतलब इंटरेस्ट था मैथ्स में, और आई एम आर्ट्स स्टूडेंट। मुझे 12th में मेरे पास आर्ट्स थी बट आई टुक मैथ्स विद इट, तो उस वजह से मेरा इंटरेस्ट था मैथ्स की तरफ। और फिर मेरा मतलब हमेशा से ही होता है, अगर मुझे कोई टीचर पसंद है तो मुझे उसका सब्जेक्ट भी पसंद आ जाता है। तो यू आर माई फेवरेट टीचर, तो इसलिए मुझे क्वांट्स मतलब पढ़ना पसंद था, चाहे मार्क्स कितने आए, बट मुझे जैसे टॉपिक्स हैं टाइम एंड वर्क, ये मुझे पढ़ने पसंद थे। तो और अगर मैं इसकी स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो वो मैथ्स ज़ीरो से मैंने स्टार्ट की थी। उसमें बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होते गए, और फिर वो एडवांस लेवल तक चला गया। फिर उसके बाद आपने और कोर्सेज बताए, जैसे द मैथ्स हीरो प्रो एंड मेंस वाले जो कोर्सेज थे, और इसमें जो आपने जो पीडीएफ्स दी थी वो मैंने साथ के साथ सोल्व की थी। अगर आपने कहा था कि ये वाली क्लास 2 बार रिवाइज करो तो वो मैंने 2 बार रिवाइज की, ये वाली पीडीएफ 3 बार करनी है तो वो मैंने 3 बार की। अच्छा, मुश्किल नहीं लगता था? सर वो बहुत मुश्किल लगता था, वो जब पीडीएफ खोलते थे उसमें 200-300 क्वेश्चंस होते थे, बट वो फिर धीरे धीरे आज 50 कर लिए, कल थोड़े और कर लिए, ऐसे कंप्लीट हो जाता। और आपने कभी बीच में कहा कि आज वाली यूट्यूब क्लास अटेम्प्ट करनी है, तो वो सब कुछ जो आपने कहा मैथ्स में मैंने सिर्फ वही। कितने परसेंट फॉलो कर पाए? 100% तो नहीं कर पाए? सर शुरू में तो 100% किया था, जैसे Overall? मोटिवेशन, और लास्ट तक जाते जाते थोड़ा 80-90% हो गया होगा।
मैं ये सवाल इसीलिए पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि देखो 100% वो एनर्जी रहती है स्टार्टिंग में और सब्जेक्ट्स का इन्फ्लुएंस नहीं होता, पर जब सारे सब्जेक्ट्स को हम एक साथ लेके चलना शुरू करते हैं ना, तो प्रोडक्टिविटी कभी इतनी हो नहीं पाती कि हम सभी के सभी 100% फॉलो कर सकें। आई थिंक जो बात आप कहना चाह रहे हो कि बाद में जो चेंजेस आ गए थे, तो मैं टारगेट हमेशा ही ज़्यादा देता हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि आप उसको 100% नहीं 70-80% तक ही पूरा कर पाओगे। तो आपने काफ़ी अच्छे से पूरा किया। अच्छा, एक चीज़ होती है कि जैसे मैं काम देता था द मैथ्स हीरो में कि आज की क्लास आज रिवाइज़ कर लेना, फिर साथ साथ ये पीडीएफ भी कर लेना, तो क्या क्लटर्ड हो जाता था सब कुछ एक पॉइंट पे कि यार कैसे मैनेज करें, मुझे इंग्लिश भी पढ़नी है, मुझे रीजनिंग भी पढ़नी है, मुझे जीए की डेली भी करंट अफेयर्स भी देखने हैं, तो कैसे मैनेज करा उस पॉइंट पे कि यार मैथ्स का काम भी ना मैं छोड़ूं, बाकी सब भी पूरे अच्छे से कर लूँ, या फिर उसको लेके कुछ अलग तरह से प्रोसेस बनाते थे कि वीकेंड्स पे करेंगे, ये अभी कर लेंगे। थोड़ा उस चीज़ को मैं ज़्यादा अच्छे से समझना चाहता हूँ और स्टूडेंट्स भी ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं क्योंकि अभी द मैथ्स हीरो 26 स्टार्ट हुआ है, तो काफ़ी सारे बच्चे उससे अभी निकल रहे हैं जब उनको मैनेज करने में दिक्कत आ रही है चीज़ों को। तो आप बताओ ना, वो उस समय क्या प्रैक्टिकली आप फॉलो करते थे? सर स्टार्टिंग में तो बहुत तो मतलब प्रॉब्लम्स आई, जैसे बहुत सारी पीडीएफ्स हो जाती थी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे, साथ में क्लास भी रिवाइज करनी होती थी और सब्जेक्ट्स भी फॉलो करने होते थे। बट जैसे मैंने ऐसे स्टार्ट किया कि क्लास में सुबह लगा लूँ और फिर बीच में बाकी सब्जेक्ट्स करके, और जो पीडीएफ्स हैं और जो रिवीजन है वो मैं शाम को कर लूँ, तो इससे मतलब बीच में एक रेस्ट मिल जाता था और वो मैनेज हो जाता था। और फिर धीरे धीरे जैसे 3-4 चैप्टर्स हो गए, उसके बाद थोड़ी सी वो फ्लो बनने लग गया कि पीडीएफ्स इजीली सोल्व हो रही हैं और वो फिर रिवीजन के टाइम और जल्दी सोल्व हो रही हैं, तो ऐसे मैनेज हो मतलब शुरू में मुश्किल था बट लास्ट में मैनेज हो जाता। अच्छा, आप नेहा तो अपने साथ अपनी रफ नोटबुक्स भी लाई हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक नोटबुक दे दो मुझे ऊपर वाली बस। इनका काफ़ी सारा रफ वर्क है, इसके अंदर काफ़ी सारा काम किया हुआ है, अलग अलग सब्जेक्ट्स का, जनरल अवेयरनेस का, काफ़ी कुछ है इसके अंदर। मैं इसकी कुछ फ़ोटोज़ आपको ज़रूर दिखाऊंगा इस समय स्क्रीन पर, ठीक है? तो ये एक मोटिवेशन की चीज़ है, जब हम किसी बच्चे को देखते हैं जिसने सिलेक्शन ले लिया है, उसका काम देखकर, उससे मिलकर हमें भी सब याद आ जाता है। कई बार हम थोड़ा सा पानी के साथ थोड़ा सा बह जाते हैं ना, ऐसी फीलिंग आती है कि बस चले जा रही है तैयारी और उतनी प्रोडक्टिव नहीं चल रही, बट रोज़ का काम पूरा कर रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। बट जब किसी ऐसे बच्चे से मिलते हैं जिसने सिलेक्शन लिया हो, या उसका कोई नोट्स मिलता है, या उसकी कोई वीडियो सामने आती है, तो हमें याद आ जाता है कि दोबारा से नहीं, आज थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा जाए, आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम किया जाए। तो अच्छा, अच्छा एक बात बताओ, जैसे आप बता रहे थे, जैसे आपने प्री भी दिया, मेंस भी दिए, सारे पेपर्स आपने अच्छे से, SBI PO, IBPS PO, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन था? आपको क्या लगता है कि मैं अगर इस पिक्चर में ना होता तो आपको क्या मतलब मुश्किल और आ सकती थी, या मैंने क्या चीज़ आसान बना दी आपकी तैयारी में? सर आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, जैसे एकेडमिकली तो रहा ही है कि आपने स्ट्रेटजी बताई, गाइडेंस दिया कि ऐसे फॉलो करो, ये क्वेश्चन करो, वो करो, बट उसके साथ साथ जो आप जो छोटे छोटे मैसेज देते थे कि एग्ज़ाम से पहले ऑल द बेस्ट बोलना, वो वाली लाइन की हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता में, तो ये सर छोटी छोटी मोटिवेशन होती थी, मतलब इससे ऐसा लगता था कि हम अकेले नहीं हैं। और मतलब राइट टाइम पे राइट वीडियो आना, कि जैसे कल एग्ज़ाम है और आज शाम ने आपने वो वीडियो डाल दी, तो उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती थी और सपोर्ट मिलता, और वो वीडियो देख के बहुत अच्छा लगता था सर, और मतलब कई बार इमोशनल भी हो जाते थे उस वीडियो को देख के। सो आपका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है सर जी सर। और अकेडमिकली एज अ सब्जेक्ट बात करें तो आपने जैसे जिस टाइप से चैप्टर्स को पढ़ाया, बिल्कुल बेसिक से और फिर एडवांस में जाना, और मतलब जो भी चैप्टर्स जैसे प्रैक्टिकली समझाने होते थे वो आप अपनी वीडियो पे समझाना, जैसे कि वो ट्रेन्स वाला चैप्टर है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, उसमें वो प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करना कि उसको हम इमेजिन कर पाते थे, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता था चैप्टर समझना। और जैसे एग्जाम में भी जब वैसे क्वेश्चन आते थे तो हम उसको इमेजिन कर पाते थे, और कई बार पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो माइंड में ही सॉल्व हो जाते थे क्वेश्चन ऐसे। वो जो मैं ट्रेन ऐसे बना Yes, के वो रिलेटिव साथ में चलती थी ट्रेन्स वगैरह वैसे। बहुत बढ़िया, मतलब मेरा वो फेवरेट चैप्टर है। चलिए रीजनिंग की बात करते हैं, अब आगे अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं। मैं आपके लिए बड़े मज़ेदार सवाल लिख के लाया हूँ, अभी सब्जेक्ट की बातचीत करने के बाद फिर उसकी तरफ मूव करेंगे। तो जैसे एक आपका रीजनिंग का टॉपिक पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट होता है। जब एक बच्चा तैयारी शुरू करता है उसको काफ़ी डर लगता है इस टॉपिक से। जहाँ तक बच्चे अक्सर कहते हैं कि शुरुआती दौर पे जब वो सॉल्व कर रहे होते हैं क्वेश्चंस को, तो उस समय पजल्स में 10-10, 15-15 मिनट भी लगते हैं, इवन प्रीलिम्स की पजल को भी। बट हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप उसको मास्टर कर लेते हो। तो स्टार्टिंग में आपने उसका डर कैसे दूर किया, और उसमें आपका एग्जामिनेशन हॉल में कैसे अप्रोच रहती थी आपकी उसकी? सर पजल्स में मुझे भी शुरू में प्री की जो पजल्स होती थी उसमें आराम से 10 to 15 मिनट्स लग जाते थे, और फिर भी उसके बाद कई बार वो रॉन्ग बन जाती थी, और ऐसा बहुत लंबे टाइम तक चला है। फिर मैंने
मतलब ये आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि जो हमें एग्ज़ाम्स में पज़ल करनी होती है वो कौन सी करनी है, उसको आइडेंटिफाई करना कि इस ये पज़ल टाइम टेकिंग है, इसको छोड़ देना चाहिए। और जब भी अगर हम प्रैक्टिस करें तो उसके साथ भी टाइमर लगा के कि 3 मिनट्स 4 मिनट्स में हो जानी चाहिए, और जल्दी जल्दी उसको सोल्व करना। और धीरे धीरे फिर वो पज़ल्स मतलब इंटरेस्टिंग लगने लग गई कि बनाने में मज़ा आने लग गया, फिर वो जल्दी हो जाती थी। जी, टाइमर जो आपने शब्द यूज़ किया पॉजिटिव है, काम आता है हमारे स्पीड इंप्रूव करने में, बट ये पेनफुल भी हो जाता है कई बार। जब एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं हम, यही टाइमर होता है जो हमसे हड़बड़ाहट में गलतियां करवाता है। यही टाइमर जब मॉक टेस्ट में हम पेपर बिना टाइमर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो जल्दी हो जाते हैं। टाइमर के साथ उसका एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है जो हमारी एफिशिएंसी थोड़ी डिस्टर्ब कर देता है। ऐसी आपको भी हुआ था इसके थ्रू? तो कैसे ओवरकम किया इसको? सर शुरू शुरू में टाइमर को देख के मतलब वही आप वाली बात की बिना टाइमर के क्वेश्चन जल्दी हो रहे हैं और सही हो रहे हैं, और टाइमर के साथ वो एंग्जियस हो जाते हैं हम, तो टाइम ज़्यादा लग जाता है उसमें और रॉन्ग भी हो जाते हैं। तो वो धीरे धीरे जब हम बहुत सारे मॉक टेस्ट दे चुके होते हैं तो फिर वो एक हैबिट बन जाती है कि टाइम से पहले क्वेश्चन हो रहे हैं। बट वो बहुत टाइम के बाद आता है जब हमने बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर चुके होते हैं हम, तो उसके बाद वो ईजी लगने लगता यही बात मैं आपको भी अच्छे से बताना चाहूँगा जो भी नेहा ने बताई। जब आप एक नए बच्चे होते हो ना, तैयारी कर रहे होते हो, सीख रहे होते हो, उस समय पे आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, आपको जब कोई प्रेशर नहीं होगा आपके ऊपर, जब आप बिना किसी टाइमर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे होगे, उस समय आपसे आराम से हो जाएंगे। बट वहीं दूसरी तरफ जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो या कोई स्पीड टेस्ट दे रहे हो जिसमें आपको ऊपर एक टाइमर चल रहा है जो उल्टी दिशा में चल रहा है, टाइम कम होता जा रहा है, उसका प्रेशर बिल्डअप होगा ना, तो उसके फियर की वजह से एक फोमो आपको फील होगा कि कहीं निकल ना जाए हाथ से, कहीं मैं कोई गलती ना कर दूं, कहीं 10 सवाल पूरे होंगे कि नहीं होंगे मेरे, उस डर से आप गलतियां करते हो। और इसका इलाज भी बहुत सिंपल है। जब आप स्टार्टिंग फेज में हो तब आप कोशिश करो कि टाइमर को देखो, कम से कम उसके ऊपर मत ध्यान दो, हर 2-3 मिनट बाद उसको देखो और फोकस रखो स्पीड बढ़ाने पर बिना उसको देखे, क्योंकि उसको देखोगे तो एक डर साथ में और जुड़ेगा। वहीं जब आप धीरे धीरे जब आप ये करते जाते हो, जैसे कि नेहा ने भी बताया, जब आप इसको बार बार करते जाते हो, आगे होता जाता है, करते जाते हैं, जब बहुत सारे मॉक टेस्ट देते हैं तो उस माहौल की आदत हो जाती है, उस टाइमर की भी आदत हो जाती है और उस टाइमर में सवाल बनाने की भी आदत हो जाती है। इसी के साथ एक और चीज़ जुड़ती है, जब आप पहला पेपर देने जाते हो एग्जामिनेशन हॉल में, वहाँ पे भी आपको वैसी फीलिंग आएगी, क्योंकि वो माहौल आपके लिए पहली बार है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, मैंने आपको ध्यान होगा नया, मैंने ये बात आपको कई बार बोली है बच्चों को क्लास में, कि कोशिश करो कि एकांत कमरे में बैठ के मॉक टेस्ट दो, उस समय कोई बाहर से आवाज़ें ना आ रही हो, आपका फोकस होना चाहिए उस समय मॉक टेस्ट पर। लाइब्रेरी में बहुत अच्छा माहौल होता है, वहाँ पे भी ऐसे ही स्टैक्स बने होते हैं जैसे पेपर एग्जामिनेशन हॉल में बने होते हैं। आप वहाँ बैठ के पूरा पूरा मॉक टेस्ट सीरियस होकर दो, जैसे माहौल होता है एग्जामिनेशन का, तो इससे आपकी आदत जो बनेगी एग्जामिनेशन में काम आएगा। ठीक है, डर धीरे धीरे चला जाएगा, बट उसका काम यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। दिक्कत उन्हीं बच्चों को आती है जो एग्जामिनेशन में जाने से पहले कम मॉक टेस्ट देकर जाते हैं, वो आदत ही नहीं बनी होती, वो डर उसके अंदर उनके अंदर तभी भी होता है, वहाँ पेपर में फिर हड़बड़ाहट हो जाती है। ध्यान रखना। चलिए, सबका फेवरेट सब्जेक्ट जीए की बात करते हैं। तो जीए थोड़ा सा लास्ट मोमेंट पे पैनिक क्रिएट कर देता है ना। और आपका क्या रेगुलर रूटीन रहता था, या आप रिवीजन करते थे तो कैसे करते थे उसको लेके? सर जैसे इसमें बहुत सारी डेटा बेस्ड न्यूज़ आती थी, तो पूरी न्यूज़ बनाना मतलब नोट डाउन करना तो बहुत ज़्यादा मतलब बल्कि हो जाता था, क्योंकि हर दिन 10 to 15 न्यूज़ आती हैं। और तो उसमें से मैं ये कोशिश करती थी कि जो डेटा बेस्ड न्यूज़ हैं या फिर जो आरबीआई रिलेटेड न्यूज़ है उनको मैं नोट डाउन कर लेती थी, और वो भी बिल्कुल शॉर्ट नोट्स, बिल्कुल जो कम स्पेस लें। और फिर जब मेंस के टाइम पे 10 to 15 डेज़ पहले जब उनको फिर रिवाइज़ करना स्टार्ट कर देती थी, और वो 5 to 6 टाइम जब हम उनको रिवाइज़ कर लेते हैं तो वो फिर अपने आप याद हो जाती हैं। मतलब फोर्सफुली हम जीए को या फिर करंट अफेयर्स को याद नहीं कर सकते, तो इट्स बेटर कि हम उसको 5 to 6 टाइम्स रिवाइज़ कर लें, जिस वजह से वो हमारे दिमाग में, तो ये मेरी अप्रोच। टायरिंग हो जाता है थोड़ा जीए, मुझे लगता है, क्योंकि काफ़ी बोरिंग हो जाता होगा बार बार रिवाइज करना। तो वो चीज़ रेस्ट्रिक्ट नहीं करती थी कि ये नहीं करते, मैथ्स कर लेते हैं या रीजनिंग कर लेते हैं या इंग्लिश कर लेते हैं? सर जी, ये सबका ही मतलब एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है, तो इसको मेरा ये था कि इसमें बस सेक्शनल कट ऑफ निकल जाए, बाकी तो मैं मार्क्स और सब्जेक्ट से बना लूँगी। तो उसके लिए मुझे करना पड़ता था कि मतलब ज़्यादा नहीं तो जो डेटाबेस न्यूज़ है जो कि कंफर्म है आनी, जैसे आरबीआई रिलेटेड न्यूज़ है वो आएंगी, तो उनको बस मतलब रिवाइज़ कर लूँ, एक पेज पढ़ लूँ, शाम को दूसरा पढ़ लूँगी, ऐसे करके वो हो जाता। बहुत बढ़िया। तो जीए को लेके आप समझ गए होंगे, पढ़ना तो पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जीए के साथ हमेशा दो तरह से गेम रहा है। जीए कई बार तो बहुत आसान डुएबल आ रही है, जैसे अभी रिसेंट पेपर्स में देखा गया, और उससे पीछे वाले पेपर्स में जाके देखोगे तो बहुत ही भयानक आ रही है। आप भी लास्ट ईयर का आईबीपीएस पीओ और इस साल के आईबीपीएस पीओ से कंपेयर कर सकते हो। तो अगर डुएबल आ गई, सब बच्चे कर जा रहे हैं, तुम रह गए, तो भी दिक्कत है। ठीक है, और मुश्किल आ रही है तो सेक्शनल भी नहीं निकलेगा, जो बाकी बच्चे निकाल ले जाएंगे। तो जीए अवॉइड करना तो सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, उम्मीद ज़्यादा मत रखो जीए से, रेगुलर पढ़ाई करो,
और अपना मेजर जो आप अपना एक पोर्शन लेके चलते हो कि मुझे इतने तो नंबर निकालने ही हैं, वो इंग्लिश, रीजनिंग और आपके क्वांट से फिगर आउट करो। जीए से तो फिर चेरी ऑन द केक है, जितना एक्स्ट्रा मिल जाएगा उतना फ़ायदा होगा, बट छोड़ नहीं सकते, सब्जेक्ट सारे करने हैं। ठीक है, इंग्लिश आपका जो अगला सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारे लोगों के लिए तो डिफिकल्ट हो जाता है। आपके लिए कैसा था इंग्लिश? सर मेरे लिए तो मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा। बहुत बढ़िया। अच्छा, दो हमारे मेजर फेज होते हैं इंटरव्यू को अगर मैं अलग रखूँ तो, जो प्री और मेंस दोनों के लिए ना माइंडसेट अलग होता है, स्ट्रेटजी भी अलग होती है, तैयारी भी अलग होती है, प्रैक्टिस भी अलग होती है। तो ये जो प्री और मेंस का पूरा स्ट्रक्चर है, प्री के तुरंत बाद एक शिफ्ट चाहिए होता है जो मेंस की तरफ आपको लेके जाता है, और प्री प्लस मेंस की तैयारी एक साथ हम शुरू करते हैं। प्री और मेंस आपस में बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं जब साल का दूसरा पहर स्टार्ट होता है, सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है। जब कैसे रहता था उसमें, कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि देखो, जब पहला साल आपका 6 महीने तो कोई एग्जामिनेशन नहीं हुए, और बचे हुए 6 महीनों में एक का मेंस हो रहा है तो दूसरे का प्री आ जा रहा है, एक का प्री की मॉक टेस्ट देने लगते हैं तो पता लगता है 3 से 4 दिन बाद मेंस आ रहा है दूसरे का। ये जो पूरा क्लटर्ड सा स्ट्रक्चर होता था, उसको आप कैसे मैनेज करते थे? क्या 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 रहता था उसके अंदर? आपका काम क्या क्या काम करते थे? कैसे पढ़ाई करते थे? कितनी किस चीज़ की पढ़ाई करते थे? सर जैसे आपने बताया कि प्री और मेंस मिक्स हो जाते थे, अब यही हुआ था कि एक दिन किसी का प्री, अगले दिन किसी का मेंस है। तो जो प्री में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्पीड और एक्यूरेसी, कि एक बार अगर आप स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए और आपकी एक्यूरेसी है तो उसमें आपको ज़्यादा रिवीजन की जरूरत नहीं है। जब प्री आ रहा है उससे पहले आप 1-2 मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और मेंस में ये है कि आपको मतलब क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चन ढूंढने होते हैं जो आप कर सकते हो, क्योंकि पूरा क्वेश्चन पेपर तो अटेम्प्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो मेंस में आपको डूएबल क्वेश्चंस ढूंढने होते हैं। तो जब प्री और मेंस साथ में आते थे तो मेरा यही अप्रोच रहता था कि जिस दिन प्री है उससे एक दिन पहले, 2 दिन पहले मैं मॉक टेस्ट लगाती थी, और मेंस मैंने नहीं छोड़ा, मेंस की रिवीजन मैं करती रहती थी, और जब मेंस आता था तो उसके मॉक। ठीक है, परफेक्ट। फेवरेट पास टाइम क्या है नया? सर फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, मतलब फैमिली के साथ बात करना, बैठना। ठीक है। तैयारी के टाइम पे मूवी कौन सी देखी थी? कोई नहीं देखी सर। एक भी मूवी नहीं देखी? इतने स्ट्रिक्ट थे? नहीं, तैयारी के टाइम नहीं देखी। थोड़ी सी, एक एपिसोड तो देखा होगा किसी चीज़? नहीं। नहीं देखा। चलिए, एक हमारा जो टॉपिक है, बात करते हैं मॉक टेस्ट की। उसके बाद ये है, देखो काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो सिलेबस कंप्लीट कर लेने के बाद मॉक देते हैं, और काफ़ी सारे बच्चे पहले देने लग जाते हैं। काफ़ी सारे बच्चे एग्जामिनेशन पास आ चुका होता है तब भी इतना अच्छे से नहीं देते। तो मॉक टेस्ट को लेके आपका कैसे शुरुआत हुई थी, कब देने शुरू किए थे, और यूजुअली कितने दे देते हो एग्जामिनेशन से पहले मॉक टेस्ट? सर मैंने स्टार्ट किया था जब प्रिपरेशन थोड़ी बहुत हो गई थी, तब मैंने मॉक टेस्ट दिया था 1-2। उस टाइम मार्क्स नहीं आए थे बिल्कुल भी। तो फिर मैंने थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट किया, और फिर मैंने मॉक टेस्ट देना मतलब रेगुलरली स्टार्ट कर दिया कि हफ्ते में 2-3 बार तो देने ही है। और जब प्री पास आ जाता था तो 15 डेज़ पहले मैं रोज़ एक मॉक टेस्ट एटलीस्ट लगाना होता। उसकी वजह से जो स्पीड है वो हो जाती थी, और वो एक मतलब माहौल बन जाता था जैसे एग्ज़ाम में हमें देना है कि पहले कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। फिर जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वो ईजी लगता है कि हाँ अब ये क्वेश्चन करना है, अब ये करना है। तो मॉक टेस्ट का वो है। और जब मेंस आता है तो मेंस के मॉक टेस्ट यूजुअली लेंथी होते हैं, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, 3 to 4 आवर्स लग जाते हैं। फिर एनालिसिस में भी टाइम लग जाता है। तो वो मैंने वीक में 1 या 2 ही दिए थे जब मेंस था। उससे ज़्यादा मैंने फोकस किया था कि रिवीजन पे। लेकिन प्री के टाइम मॉक टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मेंस में हम ये देख सकते हैं कि हम रिवीजन भी कर लें, और मॉक टेस्ट मतलब एक सेटिंग बन जाती है कि 3 to 4 आवर्स की हमें सेटिंग होनी चाहिए, उसकी आदत पड़ जाती है। बहुत बढ़िया, नहीं, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। मॉक टेस्ट को आप एक स्पीड एनहांसर की तरह यूज़ कर सकते हो। जब आप प्राइमरली मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप उसको फोकस इस तरीके से करो कि आपने उससे अपनी स्पीड बूस्ट करनी है। बट इसके साथ एक क्वेश्चन और जुड़ता है कि सर स्पीड बूस्ट कब करनी होती है? बच्चे क्या करते हैं, तैयारी के 1 महीने बाद मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देते हैं, फिर कहते हैं मुझे दिक्कत क्यों आ रही है इतनी ज़्यादा। तैयारी के 1 महीने बाद मॉक टेस्ट नहीं देना होता। तैयारी का एक फेज़, अलग अलग फेजेस में तैयारी चलती है। जैसे मैं आपको अक्सर एक्सप्लेन करता हूँ कि पहला फेज़ आपका तैयारी का होता है जिसमें आप अपने कॉन्सेप्ट्स को और अपनी एक्यूरेसी को ठीक करते हो। कॉन्सेप्ट्स और एक्यूरेसी जब ठीक हो जाती हैं, उसके बाद अगली बारी आती है, अब मुझे जल्दी जल्दी सॉल्व करने की आदत बनानी है, मुझे टाइमर के साथ सॉल्व करने की आदत बनानी है। दैट्स फेज़ 2 ऑफ द प्रिपरेशन। तो पहले आप तैयारी अच्छे से कर लो, अपनी एक्यूरेसी बिल्डअप कर लिया आपने, अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथन कर लिया। देन उसके बाद जो सेकंड फेज़ होता है, अब मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। मतलब जब आपकी तैयारी एटलीस्ट 70-80% हो गई हो, उसके बाद आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। और मॉक टेस्ट देने का सही समय यूजुअली होता है कि जब आपके पेपर शुरू हो रहे हैं उससे 2 से 3 महीने पहले। तो एक फ्लो बनने लगेगा। शुरू में आप फ्रीक्वेंसी कम रखो, बाद में फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओ। जैसे नेहा ने बताया कि बहुत सारे प्री के मॉक टेस्ट दिए, क्योंकि चाहिए होती है बहुत ज़्यादा स्पीड उस समय। ठीक है। दूसरा एक और फ़ायदा होता है मेंस के मॉक टेस्ट का। क्या होता है, मेंस का मॉक टेस्ट एक लंबी ड्यूरेशन का मॉक टेस्ट होता है। आप सोच के देखो कि 3 घंटे लगातार बैठ के दिमाग को एकदम फोकस्ड रखना बहुत चैलेंजिंग है।
आप 1-2 मॉक टेस्ट दोगे, आपको फीलिंग आने लग जाएगी कि यार ये तो कहाँ फंस गया मैं, ये ऐसे ही लगेगा आपको। उसको लगातार आपको वो मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। कोई भी इंसान 2-3 घंटे तक हाईली एफिशिएंट नहीं हो सकता, बट आपको कोशिश करते रहनी है कि एटलीस्ट मैं अपनी फुल एफिशिएंसी का कुछ हद तक तो मेंटेन कर पाऊँ। वो धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है और आपको लगता है कि जब मैंने ऐसे ऐसे 15-20 मॉक टेस्ट दे दिए हैं, अब मैं कर पा रहा हूँ, अब मैं 2-3 घंटे तक काफ़ी सही बैठ पा रहा हूँ। वो आदत बनानी ज़रूरी है, नहीं तो जिस दिन आप मेंस का पेपर देने बैठोगे उसी दिन एग्जॉस्ट हो जाओगे। जैसे जिस दिन एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होगे, तो पहले आदत बनानी है। तो मॉक टेस्ट के भी ना अलग अलग रोल होते हैं, अलग अलग टाइम पर अलग अलग फेजेस में निभाना है उनको अच्छे से। चलिए आगे की बातचीत लेकर चलते हैं। सोशल मीडिया, आपने तो जैसे स्टार्टिंग में ऐड किया कि आप इंस्टाग्राम तो चलाते ही नहीं थे, बट आप जब यूट्यूब पे तो क्लास अटेंड करते थे। यूट्यूब पे क्या होता है कि दो धारी तलवार है वो। आप क्लास अटेंड कर रहे हो ऊपर, पर नीचे कैरी मिनाटी की वीडियो सजेस्ट हो रही है, या फिर किसी और डिस्ट्रैक्टिंग कंटेंट को देख पा रहे हो आप, कुछ भी हो सकता है वो। तो मन करता है वो शॉर्ट स्क्रॉल कर लें या फिर और किसी वीडियो को देखने बैठे। तो वो चेन कैसे बनती जाती है और हमारे 1-2 घंटे कब निकल जाते हैं, वैसा अक्सर फील करते हैं बच्चे। क्या आप भी करते थे? यस सर कि थोड़ा बहुत सोचा था कि 5 मिनट ब्रेक ले लेते हैं, और वो फिर वो 5 मिनट 1 घंटे में कब हो जाता था पता ही नहीं चलता। तो ऐसा बहुत बार हुआ है। कैसे करते, क्या सॉल्यूशन है इसका फिर? सर इसका सोल्यूशन ये है कि अपना एक टाइम टेबल फिक्स होता है ना, जब हम डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं कि अब 1 घंटे बाद मुझे पढ़ने बैठना है, तो फिर चाहे हम शॉर्ट स्क्रॉल करें या फिर कुछ भी करें, तो अगर हमें पता है कि 1 घंटे तक ही देखना है तो उसके बाद हम अपने आप हट जाते हैं। या फिर अगर हम टाइमर लगा सकते हैं कि कई बार पता नहीं चलता टाइम का देखते देखते, तो हम टाइमर लगा सकते हैं कि जब वो टाइमर बजेगा तब हम फ़ोन बंद करके पढ़ने बैठ जाएँ। इतना डिसिप्लिन भी होना पड़ेगा उसके लिए। ये क्या होता है, आप लोग ब्रेक तो लेते हो कि रिस्टोर करने के लिए एनर्जी को, बट एग्जॉस्ट हो जाती है एनर्जी जब हम साथ में ये कंटेंट और स्क्रॉल करने लग जाते हैं। तो यही मैं सजेस्ट करूँगा कि कोशिश किया करो कम से कम ये ना, जितना इससे आप दूर रहोगे अपने आप मन करेगा कि नहीं करना, और जितना स्टार्ट कर दो, मतलब स्टार्ट कर दिया तो मन करेगा करता जाए और देखते जाएं, वीडियो स्क्रॉल करते जाएं। और जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर 3-4 दिन नहीं करोगे ना, तो मन भी कम ही करेगा वो करने का। आदत बना लो थोड़ा। आपने देखा होगा ना, अगर 3-4 दिन नहीं कर रहे तो ऐसा मन भी नहीं कर रहा, क्योंकि एक अच्छा फीलिंग आ रही है, गिल्टी फीलिंग नहीं आ रही कि मैंने चलाया है ज़्यादा फ़ोन मैंने ज़्यादा स्क्रॉल किया है। वो गिल्टी फीलिंग ना आना 3-4 दिन तक ही कॉन्फिडेंस दे देती है कि अब मैं और भी 3-4 दिन निकाल सकता हूँ, मैं नहीं चलाने वाला अभी फ़ोन एक्स्ट्रा। एक और कर सकते हैं आप कि एक यूट्यूब Gmail की प्रोफाइल, अपनी यूट्यूब की प्रोफाइल ऐसी बना कर रखें जिस पे सिर्फ आप एजुकेशनल कंटेंट ही कंज्यूम करते हो। इससे क्या होगा, सजेस्टिव कंटेंट भी एजुकेशनल होगा। तो वो कंटेंट आपको नहीं मिलेगा जो आपको एंटरटेनमेंट की तरफ लेकर जाएगा और लॉन्ग टर्म में डिस्ट्रैक्ट कर देगा, टाइम बहुत ज़्यादा बर्न कर देगा आपका। थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा। सिलेक्शन भी तो आपको मिलना है, मंथ एंड में 1 लाख रुपए की सैलरी भी तो आपके खाते में आनी है, तो थोड़ा सा तो जोर लगाना पड़ेगा। तो लगभग हम आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। कुछ अब बातें मुझे जो करनी है वो थोड़ी साइकोलॉजिकल बातें करनी है, क्योंकि बच्चे का जो ये फेज़ होता है ना, जब वो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा होता है, जितना भाग उसका एकेडमिक्स का होता है उससे भी बड़ा भाग वो होता है जब वो अपने मेंटल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा होता है अलग अलग सिचुएशंस में। जैसे कि मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आए, पेरेंट्स ने कुछ कह दिया, किसी रिलेटिव ने कुछ कह दिया, दोस्त की कोई नौकरी लग गई, तो ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं जिससे एक बच्चा गुजरता है। आप बेशक अगर मान लो आप उससे नहीं भी गुजरे हो, पर आप उस पर क्या पर्सपेक्टिव रखते हो वो भी शेयर कर सकते हो आप, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बेसिक सजेशन के लिए बोलूँगा कि आप सजेशन दो आपके सारे फ्रेंड्स को जो अभी तैयारी कर रहे हैं। आप SBI PO, SBI आपका IBPS PO भी लेंगे, आप बहुत अभी यंग हो और आपने इस एंथुजियाज्म को सही यूज़ किया जो एक यूथ की एनर्जी होती है। आप एक बार, कुछ बच्चे फोकस लूज़ कर देते हैं अपना, तैयारी करते करते बीच में 1-2 महीने के लिए फोकस लूज़ कर देते हैं। आप उनको क्या सजेशन दोगे, कैसे वापसी करनी है, एडवाइस क्या देना चाहोगे उन्हें? जस्ट कंसिडर कि आपका छोटा भाई आपके सामने बैठा और आप उसको समझा। मेरी प्रिपरेशन में भी बहुत ऐसा हुआ था कि जो फोकस है, जो जहाँ पे होना चाहिए उसकी बजाय कहीं और जा रहा है, और 2-3 महीने भी, उससे ज़्यादा भी बहुत टाइम निकल जाता था कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए थी हमारी प्रिपरेशन के लिए, वो कहीं और जा रही है। तो इसका मेन सोल्यूशन ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमने जो प्रिपरेशन स्टार्ट की है वो किस लिए की है, हमारा जो गोल है वो फिक्स होना चाहिए, और जो हमारी मोटिवेशन है उसके लिए वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि हमें ऐसा क्यों करना है। तो और हमारे जो टाइम टेबल है वो फिक्स होना चाहिए कि इतनी देर पढ़ना है,
अगर हम कहीं और जा रहे हैं या फिर हमारा जो टाइम है वो कहीं और कंज्यूम हो रहा है, हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमें पता है कि घर पे जाकर वापस जो हमारा सिलेबस या फिर टाइम टेबल है उसको कंप्लीट करना है, जो जितना रहता है उसमें चाहे कितना ही टाइम लगे, रात हो जाए या फिर सुबह जल्दी उठना पड़े। तो अगर इन्जॉयमेंट है तो उसके साथ में हमें पढ़ाई को भी मैनेज करना पड़ेगा और दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात बोली है ये। वैसे अगर ये चीज़ फॉलो करोगे ना, तुम्हारा टाइम किलिंग एटीट्यूड अपने आप ठीक हो जाएगा कि जो तुम्हारा काम है ना डेली का, उसको ख़त्म करके ही सोना है। चाहे दिन भर मस्ती करते रहो, पूरा दिन मूवी देखने चले जाओ, दोस्तों के साथ खेलने चले जाओ, या फिर कुछ भी आप ऐसा कर रहे हो जो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, करते रहो। बट उसके साथ एक ये चीज़ फॉलो करो कि सोना नहीं है जब तक क्लासेस पूरी ना हो जाएं, क्लासेस रिवाइज ना हो जाएं, पीडीएफ्स कंप्लीट ना हो जाएं। नहीं कर सोना नहीं है। 2-3 दिन 4 दिन के बाद अपने आप इतना तगड़ा एग्जॉस्ट फील करोगे कि यार नींद ही नहीं मिल रही है। तो उस पॉइंट पे जो चीज़ कट करनी होगी वो करना जो टाइम वेस्ट कर रहे थे। ठीक है, एटीट्यूड रखो, ज़िद्दी बनो यार। ज़िद्दी बनोगे कि करना ही है, काम तो करके सोना है। कोई मोटिवेशन नहीं होती यहाँ पे, ना नेहा आपको मोटिवेशन देने के लिए, ना मैं यहाँ पे मोटिवेशन देने के लिए हूँ। यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल सी बात बतानी है कि कोई काम ख़त्म कर देने का एटीट्यूड होना चाहिए। मेरा आज का ये काम है, मुझे ख़त्म करना है। ABCDEFG जो भी रीज़न है जो मुझे इससे दूर कर रहे हैं वो अपनी जगह हैं, मेरी ज़िद अपनी जगह है। काम ख़त्म करके जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, गेटिंग इट डन, वो एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है नेहा, कभी ऐसा आया कि मतलब मॉक टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आए, या सिलेबस देखा, काम देखा, मैथ 0 देखा, अरिथमेटिक कितनी बड़ी है, इंग्लिश में देखा कि अभी तो बहुत कुछ कवर करना है, रीजनिंग में देखा कि कितनी वैरायटी पजल की हैं, मेरा तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। मैं स्टार्टिंग के 3 महीनों की बात कर रहा हूँ, जो फेज़ होता है ना, जो बड़ा मुश्किल होता है निकालना। उस फेज़ में कभी ऐसी फीलिंग आई कि आई एम जस्ट नॉट कट आउट फॉर दिस? ऐसे लगा क्या कुछ कभी कि यानी मैं नहीं बनी इस चीज़ के लिए, मुझसे नहीं हो पा रहा? यस सर, जब शुरू में मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आते थे, जैसे हमने पूरा 1 घंटा मॉक टेस्ट दे लिया कि उसमें जो जो क्वेश्चन हो रहे थे वो कर लिए, बट उसके बाद भी मार्क्स नहीं आ रहे, और वो बहुत लंबे टाइम तक चल रहा है कि 10 to 15 मॉक टेस्ट दे दिए लेकिन उसमें मार्क्स नहीं आ रहे। और कई बार ये हो रहा है कि पूरा पूरा दिन निकल जा रहा है लेकिन जो हमने टास्क सोचे थे वो नहीं हो रहे हैं, फिर भी PDF सोल्व करनी रह जा रही हैं या फिर क्लासेस रह जा रही हैं। तो उसके बाद कई बार ऐसी फीलिंग आती थी कि शायद कहीं कमी रह रही है और वो पता नहीं चल रहा। और उस मोमेंट पे ऐसा भी लगता था कि शायद नहीं करना चाहिए या फिर छोड़ देनी चाहिए प्रिपरेशन, क्योंकि 100% दे रहे हैं हम, अपने हिसाब से 100% दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी नहीं हो रहा। बट आई थिंक थोड़े टाइम जब हम उसको फॉलो करते रहते हैं अपने, जब जो हमारे टास्क वगैरह हैं वो कंप्लीट नहीं हो रहे हैं फिर भी हम अपना 100% दे रहे हैं, तो धीरे धीरे जो हमारा टाइम टेबल है वो भी कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा, मार्क्स भी आने लग जाएंगे, क्लासेस भी इजीली हो जाएंगी और टाइम बचने भी लग जाएगा। तो आई थिंक जब ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा उसके बाद भी हमें फॉलो करना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए, उसके बाद फिर हो जाएगा। बढ़िया। दिल दिमाग के बीच की लड़ाई चलती रहती है हमेशा, और अब यही प्रूव करना है कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। मन करेगा और चीज़ें भी ऐसे कि हार जाने का, कमज़ोर पड़ने का, बट याद दिलाते रहो। और मैं यहाँ पे ना कुछ ये नहीं बताने मुझे, मैं कई जगहों पर कई तरह के तरीके से इंटरव्यूज़ होते हैं, ऐसे सेशंस होते हैं। आई थिंक मुझे इस चीज़ को साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे बहुत सारे सिलेक्टेड बच्चे हैं। आपके सामने हज़ारों बच्चे सफलता दिवस में आपने अभी तक देखे हैं, बहुत सारे सफलता दिवस हो चुके हैं और आप बहुत बार देख चुके हो उन सबको। मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ समझाने के लिए ये सेशन ले रहा हूँ और आगे भी लूँगा कि आज एक बच्चा जिसके हाथ में SBI की नौकरी है, SBI PO, जो साल का सबसे मुश्किल और सबसे ज़्यादा रुतबा रखने वाला बैंकिंग का पेपर है, अगर वो क्रैक करके एक बच्चा आपके सामने बैठा है और वो बता रहा है कि उसकी जर्नी भी उतनी सिंपल थी जितनी आपकी है, आप भी उसी स्थिति पे इस समय है जहाँ टूटने को तैयार बैठे हो, और वो लड़की उस स्थिति को गुजार के अपने सामने आई है। उसने देखा था, वो फील किया था कि नहीं हो रहा है, बट उसने अपना काम करना प्रायोरिटी रखा, ना कि उस कमज़ोर स्थिति को खुद पे हावी होने देना। तो अगर वो बच्चा भी उस जर्नी से निकल कर आगे पहुंच गया है तो आप भी उतनी ही क्षमता रखते हो, आप भी पहुंच सकते हो। तो वो स्टार्टिंग के फेज़ में टूटना नहीं है, आपको बस लगे रहना है, अपना काम करते रहना है। कई बार क्या होता है, आपका ग्राफ कांस्टेंट हो जाता है, कई समय तक, लगातार कई देर तक, कई दिनों तक, इवन कुछ महीनों तक भी आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं देती। बट उसके बाद जब एक तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है, एकदम से जो ग्राफ ऊपर जाता है, उस समय आप रुकते नहीं हो, फिर ना कोई रोक पाएगा उस समय। नेहा 2 साल पहले एक नेहा थी जिसने तैयारी शुरू की थी, और आज नेहा है जो अपने हाथ में बहुत अच्छी एक जॉब लेकर बैठी है, एक अच्छा एग्ज़ाम क्रैक करके बैठी है, एक एकम्प्लिशमेंट है आपके पास। तो 2 साल पहले वाली नेहा में और आज वाली नेहा में क्या फ़र्क है? सर बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक तो एक स्टेबल मेंटल हेल्थ है, उस टाइम ये था कि बस होना चाहिए, एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए, बट इस टाइम ऐसा था कि मैंने अपना 100% दे दिया है, अगर नहीं भी होगा तो और कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन मैंने अपना 100% दिया है।
और उस टाइम पे एक डिसिप्लिन नेहा नहीं थी शायद, लेकिन आज जब मैंने तैयारी कर रही थी तो एक डिसिप्लिन था मेरे अंदर कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, इतना टाइम यहाँ पे स्पेंड करना है, यूनिवर्सिटी जाना है या फिर फैमिली के साथ स्पेंड करना है। और एक शायद एक पीस थी माइंड में, क्योंकि मैंने अपना 100% दिया था इस बार। तो ये था कि अगर होना होगा तो इस बार हो जाएगा। तो एक पीस और मेंटल स्टेबिलिटी थी। ठीक है, आपने अभी मेंटल हेल्थ के बारे में बात की। बच्चा रोलर कोस्टर के थ्रू गुजरता है इसमें, ठीक है। सपोर्ट मिल जाए किसी फैमिली पर्सन का, किसी मित्र का, किसी का भी लाइफ में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ी जर्नी स्टेबल हो जाती है, आसान हो जाती है, क्योंकि कोई समझाने वाला चाहिए, कोई सुनने वाला चाहिए। और आपने भी मेंशन किया था जब हमारी बातचीत हो रही थी कि एक आपका लो फेज़ आया था इस प्रिपरेशन। अब मैं जानना चाहूँगा उस लो फेज़ से बाहर आने में क्या चीज़ की आपको मदद मिली, या आपने अपने दिमाग को कैसे समझाया कि इससे बाहर आना पड़ेगा, या फिर कैसे आया जा सकता है जो बच्चे परेशान हो रहे हैं। सर, जैसे आपने मेंशन किया था कि एक लो फेज़ आया था और वो बहुत लंबे टाइम तक रहा था, और उस टाइम ऐसा लग रहा था कि अब आगे जो जो भी रास्ता है वो दिख नहीं रहा था, मतलब अब करना क्या है वो समझ नहीं आ रहा था कि अगर अब प्रिपरेशन करनी है तो वो कैसे करनी है, दोबारा से कैसे स्टार्ट करना है। तो उस टाइम में अगर आपका कोई क्लोज वन है उससे बात करके, फैमिली फ्रेंड्स कोई भी, जैसे मेरे साथ मेरी फैमिली थी, वो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करती है। मम्मी पापा, मामा जी हैं मेरे, वो हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करते हैं। तो उनसे बात करके, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करके, और मेरी फ्रेंड जो मेरे साथ है हमेशा से ही, तो उसको मैंने अपनी सारी बातें बताई। तो वो धीरे धीरे, वो जो एक दिन जैसे 1 अप्रैल को रिजल्ट आया था, वो दिन सबसे ज़्यादा मुश्किल था। बट जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम पास होता गया, वो एक्सेप्ट होता गया कि नहीं हुआ, अब आगे कुछ करना है, और धीरे धीरे और एग्ज़ाम आए, तो फिर वो अपने आप ईजी हो गया कि अब दोबारा कर सकते हैं। और उसके बाद भी जब प्रिपरेशन की मैंने दोबारा, तो उस टाइम भी वो बातें याद आती थी कि पिछली बार नहीं हुआ था ऐसे। बट जब एग्ज़ाम होंगे, फिर मॉक्स में मार्क्स आएंगे, कुछ चीज़ें और समझ आएंगी, तो वो फिर इजी हो जाता है कि जब मतलब उस टाइम मुश्किल था बट वो धीरे धीरे इजी हो जाता है। इस जर्नी में ना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंटल हेल्थ। ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बात बहुत कम की जाती है, और मुझे लगता है की जानी चाहिए हर जगह पे, नॉट हेयर ओनली। कहीं पे भी हम बैठे हैं बात की जानी चाहिए, कि कोई ना कोई हमारे आसपास ऐसा इंसान ज़रूर होता है जो अपनी बात को अपने अंदर ही दबा के बैठा है। देखिए, पहले क्या होता था, न्यूक्लियर फैमिलीज़ का चलन नहीं होता था, पहले बहुत बड़े परिवार होते थे, और कोई घर का बच्चा अगर किसी बात से परेशान एक जगह बैठा भी है तो उसे अकेला छोड़ा नहीं जाता था। दादा दादी, चाचा चाची, कोई ना कोई उनसे आके सवाल करता था, और कहीं ना कहीं उसके मुंह से बुलवा दिया जाता था कि आप किस बात से परेशान हो। आज हम क्या है, कम उम्र में बहुत बड़े हो गए हैं, हमें लगता है कि हम संभाल लेंगे, हमें लगता है कि हम अपने तक रख कर भी चीज़ों को ठीक कर पाएंगे, और हम दिमाग में उस छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा बना देते हैं। और जब हम किसी से उस बात को शेयर नहीं करते हैं तो वो प्रॉब्लम हमें मॉन्स्टर की तरह फील होती है, बहुत बड़ी फील होती है, और कहीं ना कहीं हमें कमज़ोर करती जाती है। हम वो इंसान रह ही नहीं पाते, अपनी पूरी क्षमता पे काम कर ही नहीं पाते। तो जैसे नेहा ने मेंशन किया कि फैमिली उनके साथ सपोर्ट में थी, और वो अपनी फैमिली के साथ काफ़ी ओपन थी, वो डिस्कस करती थी। आपको मैं ये बात ज़रूर बोलना चाहूँगा, चाहे आप अपने पेरेंट्स के साथ, अगर पेरेंट्स के साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो तो किसी दोस्त के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ, किसी के साथ भी आप अपने आप को वेंट आउट ज़रूर करो, अपनी बात मुंह से ज़रूर निकालो। जिस भी बात को लेकर आप परेशान हो, आप बोलो, उसके बारे में बात करो। और अगर आपके पास ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो आपकी बात समझकर आगे बढ़ना चाह रहा है, या आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना चाह रहा है, या आपका सुनना चाह रहा है, आपके पास अगर कोई अच्छा लेसन नहीं है ना, एक डायरी, एक पेन, उससे ऊपर और कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद लिख दो। आज अपने दोस्त को, आप आज उसे अपना दोस्त बना लो। अगर आपको कोई और नहीं मिल रहा है जो आपका सुनना चाह रहा है, आप डायरी में लिखो उस चीज़ को, ठीक है। जब आप वेंट आउट करोगे ना, अपने मन में जो आपके इतना भर चुका है उसको जब तक बाहर नहीं निकालोगे ना, उसको हल्का नहीं फील करोगे, इस बोझ के साथ नहीं चल पाओगे ना, लाइफ में कुछ अच्छा कर पाओगे। बोझ हल्का करो, ठीक है। प्रॉब्लम सबकी ज़िंदगी में आती हैं। आपको क्या लगता है ये सामने मैं कुर्सी पे बैठा हूँ तो मेरे लिए क्या इस कुर्सी पे बैठना उतना ही आसान था? सबके लिए बहुत मुश्किल होता है, सबके पीछे एक बहुत बड़ी जर्नी होती है, सबने बहुत उथल पुथल देखी हैं। आप तो इतने यंग एंथुसियास्टिक हो, आपको परेशानी किस चीज़ की है? उम्र चली गई है? नहीं ना, बहुत कुछ देखना है अभी ज़िंदगी में। शांत रहो, अपने आप को शांत करो, अपने आसपास की जो भी स्थिति है उसके बारे में अगर किसी से डिस्कस करना चाहते हो करो, लिख डालो, पर आगे बढ़ जाओ, लेके नहीं बैठना। जितना शांत फील करोगे उतना प्रोडक्टिव रहोगे, उतना एफिशिएंट रहोगे, तैयारी कर पाओगे, चीज़ों को याद रख पाओगे, पढ़ाई में मन लगेगा, और ये सारी चीज़ें मिलकर इस सिलेक्शन की तरफ लेकर जाती। नेहा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये जो टाइम आपके साथ मैंने यहाँ पे बिताया है, इस कैमरे ने आपकी जो बातें सुनी हैं, और जो बच्चे अब ये बातें आपकी आगे सुनने वाले हैं,
उम्मीद करता हूँ कि उनकी तैयारी और ज़्यादा बेटर हो पाएगी। एक मैं लास्ट आपको एक और बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपके मन में अभी भी कोई एक बात आ रही है कि हाँ, मेरे सामने अगर मेरा कोई छोटा भाई बहन बैठा होता तो मैं उसको ये बात और समझाती कि तैयारी ऐसे की जाती है, तो रेंडमली किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, तैयारी के किसी की भी फेज़ के बारे में आप कुछ भी और गाइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इस जर्नी में कुछ ऐसा टाइम आएगा 3 to 4 मंथ्स जब आपको लगेगा कि आप बहुत सारी तैयारी कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, बट आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो जो मेन है वो इसी टाइम को सर्वाइव करना है। जब आप इस टाइम को सर्वाइव कर जाओगे विदाउट एनी इम्प्रूवमेंट, तो उसके बाद का जो टाइम है वो बहुत ईजी हो जाएगा। उसके बाद आपके मार्क्स आने लग जाएंगे और उसके बाद आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक डिसिप्लिन बन जाएगा। तो जो मेन चीज़ है वो इस टाइम को सर्वाइव करना है। जब आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो उस टाइम को सर्वाइव करना है। बहुत बढ़िया। ये जो किक चाहिए होती है ना हमें कि यार कोई मोटिवेट कर जाए, वो किक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपने अच्छे नंबर आते जब दिखते हैं ना तब किसी और मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। जब नंबर नहीं आ रहे होते तब मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो नेहा ने बहुत अच्छी बात बोली, जब आप अपना बिल्डिंग फेज़ पे होते हो ना, जब आप अपने आप को तैयार कर रहे हो उस एग्ज़ाम के लिए, उस समय पे जज मत करो कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे या मेरे से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे या मैंने तो पढ़ा था अब मैं दोबारा कर रहा हूँ तो मुझे याद ही नहीं आ रहा। नहीं, ये सबके साथ होता है। 3-4 महीने अगर आप सर्वाइव कर गए ना इस समय पे, 3-4 महीने अगर आप मेहनत करते रहे बिना खुद की परफॉर्मेंस को जज किए, बिना डिमोटिवेट हुए, मुझे अभी पढ़ना है, मुझे अभी करना है, मेरे में अभी बाकी है, वो कर गए ना, 4-5 महीने बाद अपने आप क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे, अपने आप जो चाहिए वैसा होने लग जाएगा, मॉक टेस्ट में मार्क्स आने लग जाएंगे, सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा, फिर ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मुझे पता है आप कर जाओगे, मुझे पता है इस कुर्सी पे आप मिलने वाले हो मुझे अगली बार, पक्का ना?